क्या था? इन्फ्लेशन। मुद्रा स्फीति। इन्फ्लेशन का मतलब क्या था कि सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में क्या होना भाई? वृद्धि होना। सामान्य जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें क्या हो जाती लगातार बढ़ जाती, उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। अब ये क्यों बढ़ती थी? क्योंकि एक इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा थी, एग्रीगेट सप्लाई से। ऐसा ही था ना कि इकोनॉमी के अंतर्गत डिमांड ज्यादा है एज कंपेरिजन ऑफ सप्लाई। अब ये ध्यान रखो कि किसी भी वस्तु की डिमांड करने के लिए लोग ज्यादा आ जाते हैं, और एक उत्पादक के पास, एक दुकानदार के पास सब वस्तु क्या है? कम है। तो क्या करेगा दुकानदार? उस वस्तु की कीमत क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो कीमत बढ़ाएगा तो आपकी जो रुपये की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि वैल्यू ऑफ मनी जो होगी, वैल्यू ऑफ मनी, उसमें भी क्या आ जाएगा? कमी आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ मनी में कमी आना भी क्या कहलाती है भाई? इन्फ्लेशन। मतलब मुद्रा के मूल्य में क्या होना भाई? कमी होना। ह्रास नहीं, मुद्रा के मूल्य में क्या आना? कमी आना। क्या कहलाती है? इन्फ्लेशन। हमेशा याद रखना कि वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस के बीच कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कि जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो आपके रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि आप कम पैसे में ज्यादा चीजें क्या कर सकते हो? खरीद सकते हो। लेकिन जब आपकी प्राइस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, तो आपके रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि आप ज्यादा पैसे में भी आप जो है वो कम सामान क्या कर पाओगे? खरीद पाओगे। वैसे क्लियर? इसका ये की पॉइंट उतार लिया, इससे आगे हम डिस्क्रिप्टिव करेंगे पूरा। ठीक है, ये कल हुआ था, ये पूरा हो गया था। वैल्यू ऑफ मनी ये लिखा था। हाँ तो लिख लीजिए ना इसको। गुड मॉर्निंग प्रफुल्ल। सुना नहीं तूने? पढ़ियो। अच्छा। हाँ बस यही बैठ जाए, इतना गैप बते रहा है। लिख लिया? ठीक है यहाँ तक? चले आगे। अब देखो भाई, हमने एक ये चर्चा की थी, ये है एक इकोनॉमी का जनरल प्राइस।
सामान्य कीमत, मतलब ये वो कीमत है जहां पर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इकोनॉमी में। इस कीमत पर हम वस्तु खरीदने के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम तब आती है एक इकोनॉमी में, जब या तो इससे ज्यादा हो जाए या इससे कम हो जाए। हो सकता है, क्योंकि कीमत तो फ्लैक्चुअल होती रहती है ना, घटती और बढ़ती रहती है। तो ये जो पहली कंडीशन है, मतलब कि जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमत लगातार क्या होती है भाई, बढ़ती है, और वह सामान्य कीमत से क्या है भाई, ऊपर होती है सामान्य कीमत से ऊपर। जैसे ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक, ये एक इकोनॉमी में कहलाती है क्या भाई, इन्फ्लेशन भाई। क्या कहलाती है आपकी, इन्फ्लेशन। जब एक इकोनॉमी में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार क्या जाती हैं, बढ़ जाती है, और वो किससे ऊपर रहती है भाई, सामान्य कीमत से ऊपर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। लेकिन क्या करते हैं, कीमतों में कंट्रोल करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को प्रयास करना शुरू करती है। ठीक है, तो कीमत धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम आती है। यहाँ कीमत कम नहीं हो रही, यहाँ इन्फ्लेशन की रेट में कमी आ रही है। मतलब ये जो स्थिति है, इसको बोलते हैं डिस इन्फ्लेशन। डिस इन्फ्लेशन क्या है, डिस इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति की दर में क्या होना भाई, कमी आना। मतलब कि इन्फ्लेशन तो है, देखो सामान्य कीमत से ऊपर है, तो इन्फ्लेशन तो है ही, सामान्य कीमत से ऊपर है ना। तो मतलब पहले जो है मान लीजिए 9% थी, ठीक है, अब जो है वो बढ़ गई है 9 पॉइंट से कितनी होगी, 5। 9.5 से बढ़कर कितनी होगी, 9.2। देखो इन्फ्लेशन तो है, लेकिन इन्फ्लेशन की रेट में क्या आ गई, कमी आ गई। दैट इज कॉल्ड द डिसइन्फ्लेशन। ये जब सरकार ने अपनी फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी का क्या किया है, यूज किया है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का क्या किया है, यूज किया है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का क्या किया उसने, जैसे यूज किया वैसे धीरे धीरे कीमत क्या होगी, कम हो। मतलब लेकिन वो कीमतें कम नहीं हुई, वो इन्फ्लेशन की रेट में क्या हो गई है, कमी हुई है। ठीक है, डिसइन्फ्लेशन। सॉरी भाई, आवाज आ रही है भाई, ऑनलाइन, ऑनलाइन, हेलो। प्रफुल, ठीक है, डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या है, कि इन्फ्लेशन की रेट में क्या आ जाना भाई, कमी आ जाना। लेकिन ये हमेशा किससे ऊपर भाई, सामान्य कीमत से क्या होती है भाई, ऊपर होती है। सामान्य कीमत से क्या है, ऊपर होती है। लेकिन जब धीरे धीरे कीमत कम हो जाती है, तब एक इकोनॉमी में क्या आता है, डिफ्लेशन भाई। क्या आता है, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब है
कि जो मुद्रास्फीति की दर है वो क्या होगी भाई, नेगेटिव होगी। मतलब वो जैसे पहले कितनी थी भाई, 5% थी, अब 5 से गिरकर वो क्या हो गई भाई, 4। ठीक है, तो नेगेटिव होगी। और 4 से गिरकर कितनी आ गई, 3। दैट इज कॉल्ड द डिफ्लेशन। कि जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार क्या हो जाती है भाई, गिर जाती है। ठीक है, और वो किससे नीचे हो जाती है। ठीक है, ये एक इकोनॉमी में जो रीजन होता है, ये संकेत होता है आर्थिक महामंदी का भाई। किसका संकेत होता है ये, महामंदी का। ठीक है, और जब कीमतें क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, क्योंकि कीमतें कम होगी तो सरकार राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति का क्या करेगी, प्रयोग करेगी। जैसे ही गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी की पॉलिसी में चेंज करेगी, वैसे वैसे धीरे धीरे क्या होगी, इकोनॉमी में प्राइस में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिफ्लेशन भाई। क्या बोलते हैं, रिफ्लेशन का मतलब पुनर्सुधार। ये एक इकोनॉमी में क्या हो गया, पुनर्सुधार। लेकिन रिफ्लेशन जो है वो हमेशा सामान्य कीमत से क्या होता है भाई, नीचे होता है। ठीक है, और जब कोई चीज सामान्य कीमत से ऊपर चली जाएगी तो वो फिर से क्या कहलाएगी, इन्फ्लेशन। इधर से क्लियर। ठीक है, बना लीजिए। ये इन्फ्लेशन का डायग्राम है। डायग्राम बना लो जी, उसमें डायग्राम का नाम नहीं लिखना, ये पूरा शो कर समझाने के लिए होता है। चारों का है, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और रिफ्लेशन। वो वाला इन्फ्लेशन होगा ना, पहले वाला, ए से लेकर बी तक। अच्छा, इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति, महंगाई, महंग ठीक है, मतलब जब कीमतें क्या होती है, धीरे धीरे लगातार क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और वो किसी कीमत से ऊपर होती है हमेशा, कीमत से, तो वो एक इकोनॉमी में क्या कहलाती है, इन्फ्लेशन। मतलब आपकी मुद्रा, किसको, हाँ, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन को, औस्फीति भाई। हाँ, पुनर्सुधार। इंग्लिश में लिख लो, इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा रहे, समझ में रहेगा। हम्म, हाँ,
बना लिया। सामान्य कीमत से नीचे रहती। रिफ्लेशन। रिफ्लेशन हमेशा सामान्य कीमत से क्या होता है, नीचे होता है। ठीक है, यहाँ तक कर दे। चले आगे। ये था इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और, ठीक है। मुद्रास्फीति के कारण, के एक इकोनॉमी में मुद्रास्फीति क्यों होती है भाई? ठीक है, तो इसके बेसिकली तीन कारण हम देखेंगे। एक होते हैं मांग जन्य, मतलब ये कारण जो मांग के कारण उत्पन्न हुए हैं। एक होंगे पूर्ति जन्य, मतलब जिसको हम बोलेंगे लागत के बेस पर। और एक हम बोलेंगे अन्य कारक भाई। ठीक है, मतलब मांग जन्य का मतलब है कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है ना वो बढ़नी चाहिए भाई। एग्रीगेट डिमांड्स क्या होनी चाहिए, मतलब वे सारे कारण देखे जाएंगे जिसके कारण आपकी डिमांड्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे लोगों की आय में क्या हो जाए भाई, बढ़ जाएगी। ठीक है। सरकार प्रत्यक्ष कर में क्या करते भाई, कमी करते। इनकम टैक्स उसमें क्या करते, कमी करते। तो टैक्स कम लेगी तो आपके पास पैसा क्या बचेगा, और ज्यादा पैसा बचेगा तो डिमांड्स भी क्या कर पाओगे आप, ज्यादा कर पाओगे। ठीक है। गवर्नमेंट सार्वजनिक व्यय में क्या कर देती है भाई, वृद्धि कर देती है। जैसे शिक्षा, हेल्थ, एजुकेशन, इनको बढ़ा देगी तो लोगों का खर्चा इस पर कम होगा। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया कि महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, तो महिलाओं का पैसा बच रहा है किराए के ऊपर से जो पैसा देता है। अब पैसे को कहाँ पर खर्च करेगी, वो किसी ना किसी चीज की कंज्यूम करेगी। ठीक है। एक इकोनॉमी में निवेश में क्या हो जाए भाई, वृद्धि। अगर आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा तो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएंगे। हो सकता है ऐसा। ठीक है। ऐसा ही जो है एक इकोनॉमी में जनसंख्या का दबाव क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो वहां पर डिमांड्स क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है। मौद्रिक नीति क्या हो जाती है भाई, सस्ती हो जाती है। जैसे बैंक रेट, रेपो रेट ये कम हो जाएंगे, तो लोन क्या लोगे आप, ज्यादा लोन लोगे तो डिमांड्स भी क्या करोगे, और डिमांड ज्यादा करोगे तो कौन सी मांग हो जाएगी। ठीक है। ऐसा ही कच्चे माल की कीमत क्या हो जाए भाई, बढ़ जाए। कच्चे माल की कीमत जैसी बढ़ेगी तो उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी, और उत्पादन की लागत बढ़ेगी तो वस्तु की कीमत भी क्या हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, आपकी तकनीक क्या हो जाती है, महंगी हो जाए। ठीक है।
जीएसटी की दर क्या हो जाए भाई? बढ़ जाए। टैक्स की रेट क्या हो जाए? तो हो जाएगा। कीमत ज्यादा होगी कम होगी? अगर जीएसटी ज्यादा लगाओगे तो टैक्स क्या होगा? ज्यादा मिलेगा गवर्नमेंट को। लेकिन वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी जीएसटी ज्यादा होने से? जीएसटी की रेट अगर बढ़ा दी, जहां 5% से जगह 10% लिया, तो बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। हो गया ऐसे। तकनीक महंगी होगी, जीएसटी की रेट महंगी होगी, कच्चा माल बढ़ गया। अगर साधनों की लागत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है, इनकी लागत क्या हो जाती है? बढ़ जाएगी। तो वस्तु की कीमत भी क्या हो जाएगी? और वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन आना। ठीक है। अब अन्य कारक में, जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत क्या हो जाती है भाई? बढ़ जाती है। या प्राकृतिक क्या आ जाती है भाई? आपदा हो जाएगी तो फसल बर्बाद हो जाएगी। या किसकी स्थिति हो जाती है भाई? युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। तब भी क्या हो जाएगी? चीजें महंगी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारे कारण किसके हैं आपके? कौन सा? थर्ड में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। सरकार जो है आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है। जैसे शिक्षा, हेल्थ, एजुकेशन, इन पर सरकार बढ़ा देती है। तो आपका जो खर्चा होना था वो बच जाएगा। एजुकेशन पर, हेल्थ पर जो खर्चा होना था वो क्या हो जाएगा? और सब्सिडी दे देती है। क्या दे देती है गवर्नमेंट? सब्सिडी दे देती है। तो इससे आपके पास पैसा ज्यादा होगा। और आपके पास पैसा ज्यादा होगा तो डिमांड्स भी क्या करोगे आप? ज्यादा। कौन से वाला भाई? ये मांग जन्य है। हाँ। हाँ। युद्ध हो गया तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बंद हो जाएगा ना। लिख लिए सारे पॉइंट?
हो गया भाई सबका? क्या थे ये? इन्फ्लेशन के कारण। वो आपसे सिर्फ कारण पूछता है, ठीक है। प्रभावी, हाँ, तो जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है वो प्रभावी मांग होती है, ठीक है। ये जो एग्रीगेट डिमांड है ना एक इकोनॉमी में, इसको हम कौन सी मांग बोलते हैं? प्रभाव। यही तो प्रभाव डाल रही है ना इकोनॉमी में, ठीक है। हम प्रभावी मांग वहां पर बोल देते हैं जहां ए डी और ए क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। आप देखो, इन्फ्लेशन का कारण है तो इन्फ्लेशन का प्रभाव भी होगा। इन्फ्लेशन का क्या होगा? प्रभाव। अब प्रभाव क्या होगा? अब इसका जो प्रभाव है, इस प्रभाव को हम व्यक्तियों के संदर्भ में देखते हैं भाई, ठीक है। एक होता है, कुछ लोगों पर इसका क्या पड़ेगा भाई? तो कुछ पर क्या पड़ेगा इसका? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब सकारात्मक किस पर पड़ता है? देखो, एक व्यापारी को तो फायदा होता है ना हमेशा, ठीक है। एक किसको भाई? उत्पादक को फायदा होगा, होगा नहीं होगा? ठीक है भाई। जो एक इकोनॉमी के अंतर्गत जो ऋणी होता है, जिसने क्या लिया होता है? ऋण लिया होता है, क्योंकि उसको तो सस्ती दर पर पैसा मिल जाएगा ना। जब इन्फ्लेशन आएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाती है? बढ़ती है ना। बता, सरकार क्या करती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगी। लेकिन जिसने पहले ऋण लिया है तो उसको कौन सी दर पर ऋण मिलेगा? सस्ती दर पर ऋण मिलेगा। देखो, मेरे पास मान लीजिए 5 लाख रुपए, ठीक है। इसमें से 2 लाख मैंने आशीष को दे दिए भाई, ठीक है। और वो मैंने दिए कितने परसेंट पर? 2% पर। आशीष ने क्या किया? सचिन को बोल दिया कि आपको पैसे की जरूरत है तो वहां से ले ले 2-4 दिन के बाद। भाई मैंने 2 लाख रुपए किसको दे दिए? और ये भी कितने परसेंट पे दिए? लेकिन 6 महीने के बाद जो है, ठीक है, 6 महीने के बाद सचिन ने किसी और को बोला, ठीक है, कि वहां से पैसे मिल जाएंगे। अब 6 महीने में तो इन्फ्लेशन बढ़ चुकी थी, और उसको चाहिए था मान लीजिए 3 लाख रुपए। कितना चाहिए था? लेकिन मेरे पास क्या बचा है? अब मैं इसको 1 ही लाख दे पाऊंगा 3% पर, ठीक है। तो मैं यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दूंगा ना, ठीक है। तो इन्होंने पहले ऋण लिया था तो इनको ऋण क्या मिला? सस्ता। और जो इन्फ्लेशन के टाइम पर ऋण लेगा उसको क्या मिलेगा? महंगा। तो इसलिए ऋणी को क्या होता है? हमेशा लाभ होता है। जिसने किस में इन्वेस्टमेंट किया है भाई, उसको क्या मिलेगा? जो अस्थाई आय वाले क्या है भाई? कर्मचारी, उनको क्या मिलेगा? लाभ। जैसे ही पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ते हैं तो रिक्शा वाले अपने प्राइस क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं ना, ठीक है। लेकिन नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ेगा? उपभोक्ता पर पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा, क्योंकि उसकी आय में तो क्या नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। जो पेंशन धारक है उनको क्या होगा? क्योंकि उनकी आय क्या है? स्थिर है। और इन्फ्लेशन बढ़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। मतलब जिनकी लोगों की आय क्या होती है भाई? स्थिर होती है, उनको क्या होता है? हमेशा लॉस होता है। और किसको लॉस लॉस हुआ था? जिसने ऋण दिया था उसको भी क्या होगा? जो ऋण देता है उसको लॉस होगा, ठीक है। जिसने क्या कराया है भाई? बीमा कराया है, उसको भी क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम तक उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना।
अगर 10 साल के बाद आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो बीमा वाले को भी क्या होता है? लॉस होता है। जिसने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया उसको भी क्या होगा? लॉस। क्योंकि बॉन्ड पर जो होता है वो ब्याज की दर क्या होती है भाई? स्थिर, यानी कि एक फिक्स अमाउंट में ही पैसा मिलता है वापस। ठीक है, तो इन सबको क्या होगा? लॉस होगा। बना दीजिए। बीमा या बॉन्ड, इन सबको क्या होता है जिसने बीमा लिया है? क्योंकि बॉन्ड पर ब्याज की दर क्या होती है? स्थिर होती है। हो गया? लिख लिया? ये क्या था? एक इकोनॉमी के अंतर्गत इन्फ्लेशन का प्रभाव। ठीक है। लेकिन जब हम एक इकोनॉमी में ओवरऑल प्रभाव की बात करते हैं, ठीक है, ये तो व्यक्तियों के संदर्भ में था। मुद्रास्फीति का प्रभाव किस पर भाई? किसके संदर्भ में ये? अर्थव्यवस्था पर। ठीक है। देखो होगा क्या, अर्थव्यवस्था पर जब मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ेगा तो लोगों के जीवन स्तर में क्या आ जाएगी भाई? कमी आएगी। होगा नहीं होगा? लाइफ स्टैंडर्ड गिर जाएगा। क्योंकि क्यों? क्योंकि किसकी भाई? उपभोग की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति में क्या आ जाएगी भाई? नेचर में कमी आ जाएगी। हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब लोगों का जीवन स्तर नीचे होगा हमारे यहाँ, लाइफ स्टैंडर्ड। तो सोसाइटी में आय में क्या आ जाएगी? समाज में क्या होगी? इनइक्वलिटी। समाज में असमानता में क्या हो जाएगी भाई? वृद्धि हो जाएगी। होगी ना इक्वलिटी? क्योंकि अमीर व्यक्ति तो बेसिकली कंज्यूम कर लेगा और गरीब व्यक्ति पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है।
जब एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आती है तो सीधी सी बात है, जब महंगाई होगी तब हमारा निर्यात का स्तर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ चीजें क्या हो जाएगी? जब आपके यहाँ चीजें महंगी होगी तो दूसरा देश आपसे खरीदेगा क्यों? वो तो तभी खरीदेगा जब आपसे चीजें सस्ती है। जैसे आप चाइना से सामान क्यों खरीदते हैं हम? क्योंकि वहां से क्या मिलता है? क्योंकि वहां कीमत क्या है? कम है। तो यहाँ निर्यात के स्तर में क्या आ जाएगी भाई? जबकि आयात का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। क्योंकि कंट्रोल करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा उसको? इसके कारण आपका चालू व्यापार का व्यापार शेष का घाटा क्या जाएगा भाई? बढ़ जाएगा। क्योंकि आयात तो निर्यात के बीच का डिफरेंस ही तो होता है व्यापार घाटा। ठीक है। जीडीपी की विकास दर में क्या आ जाएगी भाई? आ जाएगी। ग्रोथ रेट गिर जाएगी हमारी। ठीक। विदेशी निवेश में क्या आएगी? क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि चीजें यहाँ कॉस्ट क्या ज्यादा आ जाएगी फिर। इसके अलावा ब्याज की दर में क्या हो जाएगी? क्योंकि कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे ना। ठीक है। फिर एक इकोनॉमी के अंतर्गत जो आपका पूंजी निर्माण की दर में क्या आ जाएगी? कमी। तो ये सारे किसके प्रभाव है आपके? इन्फ्लेशन के प्रभाव। ठीक है, मुद्रास्फीति के प्रभाव। क्या? डिमांड को कम तभी तो किया जाएगा जब लोगों के पास पैसा कम आ जाएगा। फिर डिमांड कंट्रोल करना हमें, अभी इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल करेंगे, इसके बाद फिर उसमें देख लेना। कहाँ कौन सा पॉइंट?
हो गया, लिख ले भाई। ये किसके प्रभाव थे, समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, हो गया। अब ये क्या थे, हमारे इन्फ्लेशन के क्या थे, प्रभाव थे। अब जब प्रभाव होगा तो हम इसको क्या करेंगे, ठीक करने के क्या करेंगे, उपाय करेंगे नहीं करेंगे? ठीक है। अब देखो, कल आपने यही तो देखा था इन्फ्लेशन क्यों थी, क्योंकि हमारे यहाँ ये क्या था, एग्रीगेट, और ये क्या था, एग्रीगेट डिमांड। और जब आपकी एग्रीगेट डिमांड्स क्या हो गई थी भाई, बढ़ गई थी, तो इन दोनों के बीच में गैप